केस जीतने के बाद अधिराज जी के दिल से एक बहुत बड़ा बोझ उतर गया था। सिम्मी के अपराधियों को सजा होने के बाद वो काफी हल्का फील कर रहे थे। इसी खुशी में वो घर गए तो सुवर्णा जी सिम्मी और वीर को देखकर खुश हो गई। उन्होंने भी टीवी पर खबर देख ली थी, इसलिए वीर और सिम्मी के आने से पहले ही उन्होंने मिठाई मंगवा ली थी। फिर वो चारों रात को डिनर के लिए बाहर गए। इस दौरान सिम्मी कुछ उदास सी थी। सुवर्णा जी बोली, क्या हुआ बेटा, तू कुछ अपसेट लग रही है। सिम्मी बोली, मम्मा कोर्ट में मुझसे जो सवाल पूछे थे वो काफी डिस्टर्बिंग थे। मेरे माइंड में रह रहकर वही बातें घूम रही है। अधिराज जी बोले, बेटा वकील ऐसे ही होते हैं। अपने क्लाइंट को बचाने के लिए ये किसी भी हद तक चले जाते हैं। लेकिन अब सब ठीक हो चुका है, तुम भी उसे बुरा ख्वाब समझकर भूल जाओ। सिम्मी ने हम कहा तो सही, लेकिन वकील के सवाल अब तक उसके दिमाग में घूम रहे थे। रात को डिनर के बाद वीर और सिम्मी अपने घर लौटे तो बुआजी तमतमाए हुई खड़ी थी। वीर समझ गया कि मामला गर्म है। वो सिम्मी को लेकर अंदर जाने लगा तो बुआजी बोली, ये क्या टाइम है घर आने का? मंदिर दर्शन कर लिए गए थे ना, टाइम देख रहे हो क्या हो गया है? वीर बोला, हाँ बुआ, मंदिर में थोड़ी देर हो गई। फिर वापस आते टाइम हम लोग सिम्मी के घर गए थे उन्हें प्रसाद देने, इसलिए लेट हो गया। बुआजी उनके खाली हाथ देखते हुए बोली, कहाँ है प्रसाद? वीर कुछ बोलता उससे पहले ही सिम्मी बोली, ओह नो, प्रसाद तो मैं अपने घर ही भूल आई। सॉरी बुआजी, हम जल्दी जल्दी में प्रसाद लाना याद नहीं रहा। बुआजी मुंह बनाते हुए बोली, कोई बात नहीं, जाओ अब खाना खा लो। हमें भूख लग रही थी, हमने खा लिया। वीर बोला, हम भी सिम्मी के घर डिनर करके आए हैं, चलो अब रेस्ट करते हैं। ये कहकर उसने सिम्मी से चलने का इशारा किया तो सिम्मी वीर के पीछे पीछे अंदर चली गई। उन्हें जाते देखकर बुआजी बड़बड़ाने लगी कि आजकल की बहुएं जब देखो मुंह उठाए मायके चली जाती है। उस रात लेटने के बाद सिम्मी गुमसुम सी थी। उसे शांत देखकर वीर ने पूछा, क्या सोच रही हो? सिम्मी बोली, यही कि लड़कियों को कोर्ट में कितना ह्यूमिलेट किया जाता है, कैसे कैसे सवाल पूछते हैं। रेप विक्टिम को कितना बुरा लगता होगा जब उनसे इस तरह के सवाल किए जाते होंगे। वीर बोला, हाँ वो तो है, लेकिन न्याय चाहिए तो थोड़ी परेशानी तो उठानी ही पड़ती है। उस रात वो दोनों देर तक इसी विषय पर बात करते रहे। वीर सिम्मी को कुछ केस के बारे में बताने लगा जबकि सिम्मी को सुनते सुनते नींद आ गई। वीर ने बात करते करते उसकी ओर देखा तो मुस्कुरा उठा। फिर उसने सिम्मी को चादर से ढका और खुद भी सो गया। अगली सुबह दोनों की जिंदगी में एक नई सुबह लेकर आई। आज सिम्मी को कॉलेज एडमिशन के लिए जाना था। वो तैयार हो रही थी तो वीर बोला, सिम्मी जल्दी करो, मुझे भी काम पर जाना है। सिम्मी कुर्ती पहने बाहर आई तो बुआजी बोली, ये क्या पहन लिया अब? अरे पढ़ने जा रही है, सूट सलवार में जा। और ये क्या सूने हाथ, सूना गला और सूनी मांग लेकर जा रही है? वीर बोला, रहने दो ना बुआ, कॉलेज में सब ऐसे ही जाते हैं। बुआजी बड़बड़ाते हुए चली गई तो वीर राधा से बोला, दिन में खाना रघु बना देगा, तुम भी टाइम पर क्लासेज के लिए निकल जाना, ओके? राधा ने जी भैया कहा और सिम्मी को कॉलेज के पहले दिन की शुभकामनाएं देने लगी। वीर सिम्मी को गाड़ी में बैठाए कॉलेज की ओर जाने लगा। रास्ते में वो बोला, राहुल भी आज से कॉलेज ज्वाइन करने वाला है। राहुल का नाम सुनकर सिम्मी थोड़ा सहम गए। वीर उसकी मनोस्थिति समझते हुए बोला, मैं असली राहुल की बात कर रहा हूँ, वो फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेने वाला है। सिम्मी ने बुझे मन से ओके कहा और सोचने लगी कि पता नहीं मेरा क्या होगा। सेकेंड ईयर के एग्जाम के टाइम पर वो ट्रॉमा में थी, इसी वजह से एग्जाम भी नहीं दे पाई थी। आज उसी संबंध में वो कॉलेज बात करने जा रही थी। कॉलेज पहुंचते ही उसकी सारी पुरानी यादें ताजा हो गई। कैसे वो प्रिया और जमाल उर्फ राहुल तीनों साथ में समय बिताते थे। वो एकटक कॉलेज को देख रही थी तो वीर बोला, अंदर चले। सिम्मी ने हम कहा और दोनों प्रिंसिपल ऑफिस की ओर चल दिए। वहां जाकर दोनों वेट करने लगे और कुछ देर बाद प्रिंसिपल सर से मिले। प्रिंसिपल दोनों को पहले से जानते थे और साथ ही उन्हें सिम्मी से जुड़ी सारी बातें पता थी, इसलिए वो सिम्मी से हमदर्दी से बात कर रहे थे। सिम्मी बोली, सर आप मुझे फाइनल ईयर में एडमिशन देंगे प्लीज? प्रिंसिपल बोले, हमें तुमसे पूरी हमदर्दी है सिमरन, लेकिन हम तुम्हें डायरेक्ट फाइनल ईयर में एडमिशन नहीं दे सकते। तुम्हें सेकंड ईयर के एग्जाम देने ही होंगे। जिस वक्त बैक पेपर होते हैं उसी टाइम तुम भी एग्जाम दे सकती हो। तब तक तुम फाइनल ईयर की क्लासेज ले सकती हो, लेकिन अगर तुम बैक पेपर में फेल हो गई तो तुम्हें वापस से सेकंड ईयर शिफ्ट कर दिया जाएगा। सिम्मी बोली, मुझे मंजूर है, आप बस मुझे कैसे भी फाइनल ईयर में एडमिशन दे दीजिए। प्रिंसिपल सर बोले, ठीक है तुम अपने डॉक्यूमेंट रख कर जाओ, मैं देखता हूँ। सिम्मी और वीर ने उन्हें थैंक्स कहा और दोनों बाहर आ गए। फिर दोनों कॉलेज में घूमने लगे और फ्रेशर स्टूडेंट्स को देखने लगे। वीर को पुलिस की ड्रेस में वहां देखकर कुछ स्टूडेंट्स सोचने लगे कि कैंपस में पुलिस क्या कर रही है, लेकिन कुछ सीनियर ने बताया कि ये सिम्मी का हस्बैंड है। तब जूनियर्स को भी वीर के बारे में पता चल गया। दोनों घूमते हुए जा रहे थे कि तभी सिम्मी प्रिया से टकरा गई। सिम्मी को देखते ही प्रिया खुशी से उछल पड़ी और बोली, सिम्मी तू वापस आ गई।
उसने सिम्मी को गले लगा लिया तो सिम्मी भी मुस्कुराकर बोली, आती कैसे नहीं, तेरी याद जो आ रही थी। प्रिया बोली, पता है मैंने तुझे कितना मिस किया, तेरे बिना मेरा मन ही नहीं लगता था। सिम्मी हम करते हुए बोली, मैं भी तुझे और कॉलेज को बहुत याद करती थी। वो दोनों बात कर रही थी और वीर बोर खड़ा इधर उधर देख रहा था। तभी उसकी नजर कुछ स्टूडेंट्स पर गई जो फ्रेशर्स के साथ रैगिंग कर रहे थे। वीर बोला, तुम लोग बात करो, मैं अभी आता हूँ। सिम्मी बोली, अरे कहाँ जा रहे हो? वीर बोला, वहां रैगिंग चल रही है, मैं देखता हूँ जरा। ये कहकर वीर जाने लगा तो सिम्मी भी उसके पीछे पीछे जाने लगी। प्रिया उसे रोकते हुए बोली, अरे तू कहाँ जा रही है? जाने दे वीर को, ये बता कि वीर के साथ तेरी लाइफ कैसी चल रही है? शादी हो गई थी ना दोनों की? कैसा चल रहा है सब कुछ? सिम्मी बोली, ठीक ही चल रहा है। प्रिया बोली, वीर तेरे साथ अच्छे से तो रहता है ना? राहुल की वजह से तुम्हारी पर्सनल लाइफ में कोई प्रॉब्लम तो नहीं होती? सिम्मी वीर की ओर देखते हुए बोली, नहीं, ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ। राहुल मेरी लाइफ का ब्लैक चैप्टर था, मैं उसे भूलकर अब आगे बढ़ना चाहती हूँ। प्रिया बोली, वैसे तुम दोनों हस्बैंड वाइफ की तरह रहते हो या पहले की तरह? मतलब वो हस्बैंड की तरह तुझ पर हुक्म तो नहीं चलाता? सिम्मी बोली, अरे नहीं वीर, ऐसा नहीं है। वो जैसा पहले था वैसा ही आज भी है। यहाँ सिम्मी और प्रिया की बातें चल रही थी और वहां वीर रैगिंग रोकने जा रहा था। उसने कुछ सीनियर्स को डांट लगाए और उनसे रैगिंग न करने के लिए कहा। उसी वक्त एक लड़की आई और बोली, सर वहां पार्किंग में भी कुछ लड़के रैगिंग कर रहे हैं। मेरी भी रैगिंग की उन्होंने। उस लड़की के कहने पर वीर पार्किंग एरिया चला गया। वहां उसने देखा कि 3-4 लड़के एक लड़के को परेशान कर रहे थे। वो लड़का और कोई नहीं बल्कि राहुल था। राहुल को देखकर वीर चौंक गया और उन लड़कों को आवाज देते हुए बोला, क्या कर रहे हो तुम लोग? वीर को देखते ही वो लड़के सकपका गए और बोले, कुछ भी तो नहीं, ऐसे ही बात कर रहे थे। वीर ने राहुल से पूछा, क्या कर रहे थे ये? राहुल बोला, सर ये कब से मेरी रैगिंग ले रहे हैं, मैंने मना किया तो मुझे धमकी दे रहे हैं। वीर ने उन लड़कों की ओर गुस्से से देखा तो वो तीनों दुम दबाकर भाग गए। उनके जाने के बाद वीर राहुल से बोला, चलो अंदर चलो। फिर वीर और राहुल बात करते हुए अंदर जाने लगे। वहां सिम्मी और प्रिया उसे ढूंढते हुए आ रही थी तो वो वीर को देखकर बोली, कहाँ चले गए थे, कब से तुम्हें ढूंढ रहे हैं। वीर बोला, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। सिम्मी ने पूछा, कैसा सरप्राइज? वीर बोला, इसे पहचाना? सिम्मी अनजान शख्स को देखकर बोली, नहीं। कौन है ये? वीर उसका परिचय करवाते हुए बोला, मीट योर न्यू कॉलेजमेट राहुल। यही वो राहुल है जिसकी पहचान पर जमाल इतने टाइम तक तुम दोनों के साथ रहा। ये है असली राहुल। सिम्मी और प्रिया ने उसका नाम सुना तो दोनों भौचक्की रह गई और एक दूसरे की शक्ल देखने लगी। वीर ने सिम्मी और प्रिया का राहुल से परिचय करवाया तो दोनों एक दूसरे की शक्ल देखने लगी। वीर राहुल से बोला, ये है प्रिया और ये है सिमरन, माय वाइफ। वीर ने राहुल के सामने सिम्मी को अपनी बीवी बताया तो सिम्मी वीर को अजीब सी नजरों से देखने लगी। राहुल सिम्मी से हेलो कहा और फिर प्रिया की तरफ हाथ बढ़ाने लगा। प्रिया ने उसे भाव ना देते हुए हेलो कहा और सिम्मी से बोली, चल न्यू क्लासरूम देखकर आते हैं। सिम्मी ने हाँ कहा और प्रिया के साथ चली गई। राहुल को प्रिया का व्यवहार थोड़ा अजीब लगा तो वीर उससे बोला, ये दोनों राहुल के बहुत करीब थी, उसके जाने के बाद इन्हें बड़ा शौक लगा, इसलिए थोड़ा वियर्ड बिहेव कर रही है, बट डोंट वरी, जल्द ही तुम्हें भी नए दोस्त मिल जाएंगे। राहुल ने फीका सा मुस्कुराकर हम कहा और फिर वीर सिम्मी के क्लासरूम की ओर चला गया। कुछ देर बाद वीर भी अपने काम पर निकल गया और सिम्मी प्रिया के साथ कॉलेज में टाइम पास करने लगी। दोनों सहेलियां बड़े दिनों बाद मिल रही थी तो दोनों के पास ढेरों बातें थी। वहीं राहुल नए कॉलेज में अपनी जगह बनाने के लिए स्ट्रगल कर रहा था। कभी कुछ सीनियर उसे परेशान करते तो कभी फॉर्म सबमिट की लाइन में धक्का मुक्की हो जाती। वो बेचारा धूप में परेशान खड़ा था तो सिम्मी को उस पर दया आ गई। वो प्रिया से बोली, देखना वो धूप में खड़ा है। प्रिया यहाँ वहां देखते हुए बोली, कौन, किसकी बात कर रही है? सिम्मी बोली, अरे वही राहुल। प्रिया बोली, छोड़ ना, हमने थोड़ी खड़ा किया है, जाने दे। सिम्मी बोली, अरे फिर भी बेचारा नया है, सुबह से वैसे ही परेशान है, जा उसे पानी दे आ। प्रिया आंखें बड़ी करते हुए बोली, मैं क्यों दे आऊं, मेरा क्या लगता है वो, तुझे ज्यादा तरस आ रहा है तो तू दे आ, वैसे भी तुझे राहुल नाम से ज्यादा ही लगाव था। प्रिया ने यूं ही कह दिया लेकिन सिम्मी को उसकी बात सुनकर बुरा लगा। वो मुंह बनाए उठी और राहुल के पास जाकर उसे पानी की बोतल देते हुए बोली, ये लो पानी पी लो। राहुल ने पानी लेकर थैंक्स कहा तो सिम्मी बोली, आज फर्स्ट डे है इसलिए ज्यादा भीड़ है, फॉर्म 3 दिन तक सबमिट होते हैं, तुम कल आना। राहुल ने शुक्रिया कहा और फिर घर लौट गया। उसके जाने के बाद सिम्मी भी बिना प्रिया से मिले घर लौट गई। प्रिया समझ गई कि इसे बुरा लगा है, उसने सोचा कि बाद में घर जाकर बात कर लूंगी। शाम को वो घर गई तो उसने सिम्मी को फोन करने का सोचा, लेकिन सिम्मी के पास फोन ही नहीं था तो उसने वीर को फोन कर लिया।
वीर उस वक्त गाड़ी में था और घर जा रहा था। प्रिया ने उसे फोन किया और बोली, तुम मेरी सिम्मी से बात करवा दोगे क्या? वो मुझसे थोड़ी नाराज है। वीर गाड़ी चलाते हुए बोला, क्यों, क्या हुआ? आज पहले दिन ही झगड़ा कर लिया दोनों ने। प्रिया बोली, अरे हमने कोई झगड़ा नहीं किया, सब उस राहुल के चक्कर में हुआ है। वीर कंफ्यूज सा बोला, क्या मतलब? उद्धरण चिन्ह। प्रिया ने बताया, वो ओरिजिनल राहुल कॉलेज में एडमिशन की लाइन में लगा हुआ था। सिम्मी को उस पर तरस आ रहा था तो मुझे कहने लगी कि उसे पानी दे आऊं। मैंने मना कर दिया तो मुंह बनाकर चली गई। वीर बोला, इतनी सी बात पर तो मुंह नहीं बनाया होगा, मैं जानता हूं उसे। प्रिया बोली, हाँ मतलब एक दो बात और बोल दी मैंने तो उसे गुस्सा आ गया। ऐसा भी कुछ नहीं कहा था कि वो बिना बात किए ही चली गई, बस यही कहा था कि तुझे राहुल नाम के लोगों से ज्यादा लगाव है, तू ही पानी दे दे उसे। बस इतनी सी ही बात थी। वीर प्रिया को समझाते हुए बोला, प्रिया ट्राई टू अंडरस्टैंड। सिम्मी की लाइफ में राहुल की वजह से बड़ी ट्रेजेडी हुई है। उसे ऐसी कोई बात मत कहो जिससे वो डिस्टर्ब हो जाए। हमने उसे कैसे कैसे ठीक किया है हम ही जानते हैं, इसलिए प्लीज आगे से ऐसा कोई जिक्र मत करना। प्रिया अपनी गलती के लिए सॉरी कहने लगी तो वीर बोला, मैं घर जाकर तुम्हारी बात करवाता हूँ। ये कहकर उसने फोन रख दिया और घर की ओर चला गया। घर जाकर उसने सिम्मी की प्रिया से बात करवाई। प्रिया ने उससे दिन की बात के लिए माफी मांगी तो सिम्मी जल्द ही मान भी गई। दूसरी तरफ राधा दोपहर में अपनी क्लासेज के लिए गई। वहां जाकर वो सिलाई सीख रही थी। तभी नील एक लड़की के साथ उसके क्लासरूम में आया और टीचर से बात करने लगा। इस दौरान राधा सवालिया नजरों से उसे देख रही थी। वो सोच रही थी कि ये लड़की कौन हो सकती है। तभी टीचर ने सभी लड़कियों से कहा, गर्ल्स आज से कविता भी तुम्हारे साथ सिलाई सीखेगी। फिर कविता लड़कियों के बीच आकर बैठ गई और नील उसे कुछ इशारा करके चला गया। इस दौरान उसकी नजर राधा पर पड़ी लेकिन वो उसे इग्नोर करके चला गया। कुछ देर में क्लासेज खत्म हुई तो कविता कमरे से बाहर चली गई। बाहर नील उसका इंतजार कर रहा था। वो दोनों साथ चले गए तो राधा अपनी सहेली के साथ उन्हें देखते देखते जाने लगी। फिर दोनों बस स्टॉप पर गए और वहां से बस लेने लगे। राधा भी अपनी सहेली के साथ उसी बस में पीछे बैठी हुई थी। उसने देखा कि नील कविता के साथ हंस हंस कर बात कर रहा था। राधा की सहेली बोली, ये लड़की तो हमारी सिलाई क्लास में आती है ना? राधा ने हम में जवाब दिया तो उसकी सहेली बोली, और वो लड़का भी हमारी ही बिल्डिंग में म्यूजिक सिखाता है। राधा ने फिर से हम कहा तो उसकी सहेली बोली, मुझे लगता है कि इन दोनों के बीच कुछ चल रहा है। देख कैसे दांत निकाल कर हंस रही है। इस लड़के को भी यही लड़की मिली थी, देख कैसी काली कलूटी लड़की पकड़ी है। और खुद कितना हैंडसम है। राधा बोली, उसकी पसंद है तो जरूर कोई बात होगी उसमें, वरना रूप रंग की दुनिया में कोई रूपहीन लड़की को क्यों पसंद करेगा? होगी कोई खासियत उसमें। उसकी सहेली बोली, वाह तू बड़ी दार्शनिकों जैसी बात कर रही है। लेकिन तेरी बात भी सही है। हो सकता है कि उस लड़की में ऐसा कुछ खास हो जो वो लड़का उसके प्यार में पागल है। क्या पता पैसे वाली पार्टी हो। राधा बोली, छोड़ हमें क्या करना है, उसकी पसंद है। वो दोनों बात कर ही रही थी कि तभी बस रुक गई और नील कविता के साथ उतर गया। उसने एक नजर राधा की ओर देखा तो राधा सकपका कर दूसरी ओर देखने लगी। फिर कुछ देर बाद राधा भी अपने स्टॉप पर उतर गई और घर चली गई। शाम को वीर घर आया तो उसने सिम्मी और प्रिया की बात करवाई। फिर सिम्मी किचन में राधा की मदद करने गई तो राधा पूछने लगी, कैसा रहा आज का दिन? सिम्मी बोली, अच्छा था, बड़े दिनों बाद अपनी दोस्त से मिली। राधा बोली, वैसे तुम्हारी दोस्त प्रिया थोड़ी अजीब नहीं है, कभी कभी अजीब से तरीके से बात करती है। सिम्मी मुस्कुराते हुए बोली, जब उसका मूड अपसेट रहता है तब वो ऐसा ही करती है। वैसे वो बहुत अच्छी है। डिनर रेडी करके आज सब साथ में डिनर कर रहे थे। वीर और बुआजी नीचे चटाई में बैठे हुए थे और राधा उन्हें खाना सर्व कर रही थी। बुआजी उससे बोली, तू और बहू अंदर रसोई में क्यों खाते हो, यहाँ क्यों नहीं खाते हमारे साथ? राधा बोली, हमें लगा तुम नाराज हो जाओगी कि भाभी तुम्हारे सामने बैठकर खाना खा रही है, इसलिए अंदर खाना खा लेते हैं। बुआजी तुनकते हुए बोली, मैं क्यों नाराज होऊंगी, जा बहू को भी बुला ला। बुआजी के कहने पर जूही सिम्मी को बुला लाए और सब साथ मिलकर डिनर करने लगे। बुआजी बोली, कितना अच्छा लगता है ऐसे साथ बैठकर खाते हुए। चल बहू तू खाना परोस। सिम्मी, मैं कहने लगी तो बुआजी बोली, हाँ घर की लक्ष्मी तू है ना, आज से तू खाना परोसा करेगी। सिम्मी सोचने लगी कि बुआजी पता नहीं क्या क्या नाटक करती रहती है। सिम्मी ने खाना सर्व किया लेकिन उसके हाथ कांप रहे थे तो वो खाना नीचे गिरा रही थी। बुआजी बोली, अरे डर क्यों रही है, आराम से काम कर। सिम्मी ने जैसे तैसे सबको खाना परोसा और खुद भी डिनर करने लगी। उसने बुआजी को हाथ से दाल चावल खाते देखा तो उसे उबकाई आने लगी। वो खुद को कंट्रोल करती हुई उठी और बोली, मैं पानी लाती हूँ। ये कहकर वो किचन में चली गई। कुछ देर में वो पानी लेकर आई, तब तक बुआजी खाना खा चुकी थी। उनके बाद सिम्मी से चैन से खाना खाया।
रात को सिम्मी लेटी हुई थी, जबकि वीर फाइल में नजर गड़ाए बैठा हुआ था। वो सिम्मी से पूछने लगा, कैसा रहा आज कॉलेज? सिम्मी बोली, ठीक रहा। पढ़ाई तो हुई नहीं, तो ऐसे ही टाइम पास कर रहे थे। वीर बोला, राहुल से बात हुई? सिम्मी सामान्य होकर बोली, नहीं, ऐसे कोई खास बात तो नहीं हुई। लगा हुआ था अपने काम पर। वीर हम करते हुए बोला, प्रिया बता रही थी कि उसके चक्कर में तुम नाराज होकर कॉलेज से चली आई। सिम्मी बोली, उसने बात ही ऐसी कही। मैंने उससे सिर्फ इतना कहा कि राहुल को पानी दे आ, वो मुझसे उल्टी बात करने लगी। तो मैं भी बिना कुछ बोले चली आई। वीर फाइल बंद करते हुए बोला, वैसे प्रिया कुछ गलत भी नहीं कह रही थी। कॉलेज पढ़ने जा रहे हो तो अपने काम से मतलब रखना चाहिए। कौन क्या कर रहा है, तुम्हें क्या लेना है? सिम्मी हैरान सी बोली, ये तुम कह रहे हो? खुद तुम लोगों की हेल्प करते हो, मैंने किसी की हेल्प की तो गलत हो गया। वीर बोला, मेरा वो मतलब नहीं है। मैं बस ये कह रहा हूं कि जब तक कोई हेल्प ना मांगे, खुद से हेल्प नहीं करनी चाहिए। गलत इंप्रेशन जाता है। सिम्मी मुंह बनाए बोली, हाँ ठीक है, समझ गई। अब सोने दो। ये कहकर वो करवट लेकर लेट गई। वीर भी अपना काम करके लेट गया और सिम्मी के बारे में सोचता रहा। अब वो कॉलेज जाने लगी थी तो वीर को अजीब सा डर सता रहा था कि कहीं फिर से वो राहुल के प्रति आकर्षित ना हो जाए। अगली सुबह रघु नाश्ता बना रहा था तो सिम्मी बोली, रघु, वीर के लिए भी टिफिन रेडी कर देना। मैं कॉलेज के लिए रेडी हो रही हूँ। रघु ने जी भाभी कहा तो सिम्मी बोली, दीदी बोलो, भाभी थोड़ा वीर लगता है। रघु हंसते हुए बोला, वीर हमारे भैया है, उस हिसाब से आप हमारी भाभी माँ हुई ना। तभी वीर ने सिम्मी को आवाज दी तो सिम्मी किचन से बाहर गई। वीर उससे बोला, आज डॉक्टर के यहाँ जाना है, फटाफट रेडी होकर आओ। सिम्मी बोली, लेकिन आज तो मेरा कॉलेज है। वीर बोला, कॉलेज फिर चली जाना, पहले डॉक्टर के यहाँ चलो, आज का अपॉइंटमेंट है। तभी बुआजी अंदर से आए और बोली, डॉक्टर के यहाँ जाना है? लेकिन क्यों, क्या हुआ बहू को? वीर और सिम्मी एक दूसरे की शक्ल देखने लगे तो बुआजी बोली, देख क्या रहे हो, कुछ पूछ रही हूं मैं। वीर बोला, वो सिम्मी को स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, हिंदी में क्या कहते हैं? चर्म रोग। बुआजी एकदम से बोली, चर्म रोग? कोड़ वोड तो नहीं हो गया इसे? सिम्मी, व्हाट? कहते हुए वीर से बोली, इज शी आउट ऑफ माइंड? व्हाट्स शी टॉकिंग? वीर हड़बड़ाते हुए बोला, नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इसे यहाँ का पानी सूट नहीं कर रहा, एलर्जी हो रही है, इसीलिए डॉक्टर को दिखाना है। बुआजी सिम्मी को यहाँ वहां देखते हुए बोली, कहाँ है एलर्जी? दिखाई तो नहीं दे रही। वीर सिम्मी को कमरे की ओर भेजते हुए बोला, उसकी पीठ में है। मैं आपको बाद में बताता हूँ, अभी हमें लेट हो रहा है। सिम्मी, तुम जरा जल्दी तैयार होकर आओ। कुछ देर बाद वीर और सिम्मी हॉस्पिटल के लिए निकल गए। वहां डॉक्टर ने सिम्मी के घाव के निशान देखे और बोला, ये बिल्कुल ठीक तो नहीं होंगे, लेकिन ट्रीटमेंट से स्कार्स हल्के हो जाएंगे। सिम्मी बोली, जब मन में लगे घाव हल्के नहीं हो सकते तो शरीर के घाव क्या ही भरेंगे। खैर, आप ट्रीटमेंट शुरू कीजिए। फिर डॉक्टर ने सिम्मी को कुछ दवाएं लिखी और उन्हें टाइम से लगाने के लिए कहा। डॉक्टर से बात करके वो दोनों केबिन से बाहर निकल ही रहे थे कि उन्हें बाहर नील और कविता दिख गए। नील को देखकर सिम्मी मुस्कुराते हुए बोली, नील सर, आप यहाँ? नील ने भी वीर और सिम्मी को देखा तो चौंक गया। वो सिम्मी से बोला, कैसी हो सिम्मी? अब हेल्थ कैसी है तुम्हारी? सिम्मी बोली, मैं ठीक हूँ सर। आप कॉलेज नहीं आते आजकल? नील बोला, थोड़ा बिजी हूँ आजकल, कल से क्लासेज स्टार्ट करूंगा। सिम्मी ने ओके कहा और वीर से बोली, चले। वीर ने हम कहा और सिम्मी के साथ चल दिया। उन दोनों के जाने के बाद कविता पलटकर देखने लगी तो नील बोला, यही वीर है, राधा का भाई। कविता ने एक नजर वीर की ओर देखा और फिर डॉक्टर के केबिन में चली गई। उस दिन राधा क्लासेज गई तो उसने कविता को देखा। आज कविता की नजर राधा से टकराई तो वो हैरान सी राधा को देखने लगी। राधा को समझ नहीं आया कि कविता उसे ऐसे क्यों देख रही है। वो उसे इग्नोर करते हुए आगे बढ़ गई और अपनी सहेली के साथ बैठकर काम करने लगी। आज पूरे दिन कविता राधा को ही देखे जा रही थी तो राधा असहज महसूस कर रही थी। छुट्टी के बाद कविता जल्दी निकल गई और नील की क्लास में चली गई। राधा सोचने लगी कि पता नहीं इस लड़की को क्या हुआ है, सारा दिन मुझे घूरे जा रही थी, अब जल्दी जल्दी में नील से मिलने गई है। वो उसे इग्नोर करके घर के लिए निकल गई। वहीं हॉस्पिटल से निकलकर वीर और सिम्मी घर चले गए। आज कॉलेज के लिए देर हो गई थी तो सिम्मी ने कॉलेज स्किप कर दिया। वहीं प्रिया कॉलेज में सिम्मी का इंतजार करती रह गई। सिम्मी नहीं आई तो वो नए क्लासरूम में जाकर बैठ गई। आज सारे प्रोफेसर व्यस्त थे तो कोई लेक्चर नहीं हुआ। प्रिया बोर सी बाहर घूमने लगी तो उसे राहुल दिख गया। राहुल को भी प्रिया दिखी तो वो उसके पास आकर बोला, एक्सक्यूज मी, क्या आप बता सकती हो कि ये लाइब्रेरी कहाँ है? प्रिया उसे इग्नोर करते हुए फोन पर बात करने लगी। राहुल समझ गया कि ये मुझे इग्नोर कर रही है, इसलिए वो आगे जाकर एक अन्य लड़के से लाइब्रेरी के बारे में पूछने लगा। वो सीनियर था तो उसने राहुल को लेडीज वॉशरूम का रास्ता बता दिया और बोला, वहां आगे जाकर लेफ्ट में लाइब्रेरी है।
राहुल ने उसे थैंक्स कहा और उस ओर जाने लगा। प्रिया ये सब सुन रही थी तो उसे उस सीनियर पर गुस्सा आने लगा। वो राहुल को आवाज देते हुए बोली, वहां लेडीज टॉयलेट है। राहुल ने पलट कर देखा तो कुछ लड़के उस पर हंस रहे थे। उसने प्रिया की ओर देखा तो प्रिया बोली, लाइब्रेरी फर्स्ट फ्लोर पर है। ये कहकर वो चलती बनी और राहुल उसे थैंक्स भी नहीं कह पाया। सिम्मी आज कॉलेज नहीं गई और घर पर बैठी बोर होने लगी। यूं तो बुआजी भी घर पर ही होती थी, लेकिन सिम्मी उन्हें साथ कम ही बैठा करती। उसे बुआजी को देखकर डर लगता कि कब क्या काम बता दे, इसलिए वो उनसे कन्नी काटती। वो अकेली बैठी थी तो उसने अपनी माँ को फोन कर लिया। सुवर्णा जी ने वीर का लैंडलाइन नंबर देखा तो वो समझ गई कि सिम्मी का ही फोन होगा। उन्होंने फोन उठाया और सिम्मी से हालचाल पूछने लगी। सिम्मी ने बताया कि वो डॉक्टर से मिलने गई थी, डॉक्टर ने उसे स्कार्स की दवाई दी है। फिर वो यहाँ वहाँ की बात करने लगे। जैसे सिम्मी अपने पिता की तबीयत के बारे में पूछने लगी और सुवर्णा जी उससे उसके ससुराल वालों का हालचाल पूछने लगी। बुआजी कब से सिम्मी को फोन पर बात करते देख रही थी तो वो बोली, बस कर बहू, साल भर की बात आज ही कर लेगी। जा जाकर थोड़ी चाय बना ला। सिम्मी बोली, बुआजी आप देख रहे हो ना, मैं मम्मी से बात कर रही हूँ। रघु से बोल दो, वो बना देगा। सिम्मी की बात सुनकर बुआजी उठकर खुद चाय बनाने चली गई। सुवर्णा जी ने फोन पर ये बात सुन ली। वो सिम्मी से बोली, सिम्मी बेटा, बड़ों से ऐसे बात नहीं करते, बैड मैनर होता है ये। क्या सोचेगी वो कि हमने तुझसे तमीज नहीं सिखाए। चल फोन रख और उनके लिए अच्छी सी चाय बना ले। सिम्मी बोली, लेकिन मुझे चाय बनानी नहीं आती। सुवर्णा जी बोली, मैं बताती हूँ तुझे। ये कहकर उन्होंने सिम्मी को चाय बनाने का तरीका बताया और फिर फोन रख दिया। सिम्मी फोन रखकर किचन में गई और वहां बुआजी को देखकर बोली, लाओ मैं बना देती हूँ। बुआजी मुंह बनाए बोली, रहने दे, मैं बना लूंगी, तू जा अपनी माँ से बात कर। सिम्मी उनके हाथ से बर्तन लेती हुई बोली, बना रही हूं ना, जाओ आप बैठ जाओ। बुआजी बिना कुछ बोले चली गई तो सिम्मी अपनी माँ के कहे मुताबिक चाय बनाने लगी। फिर उसने बुआजी को चाय दी और बोली, सॉरी, मैंने आपसे गलत तरीके से बिहेव किया, लेकिन मैं मम्मा से बात कर रही थी और आपने टोक दिया तो मुझे गुस्सा आ गया। आई एम सॉरी फॉर दैट। बुआजी ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और चुपचाप चाय पीने लगी। सिम्मी ने उन्हें सरसरी नजर से देखते हुए पूछा, कैसी बनी है। बुआजी बिना उसकी ओर देखे बोली, दूध थोड़ा कम है। सिम्मी उन्हें खुश करते हुए बोली, अगली बार और भी अच्छी चाय बनाऊंगी। दोपहर बाद राधा क्लास 8 से लौटी तो सिम्मी बोली, कैसी रही तुम्हारी क्लास। राधा बोली, ठीक रही। तुम डॉक्टर के यहाँ गए थे ना, क्या कहा उसने। सिम्मी बोली, दवाई दी है, बोल रहा था कि पूरी तरह तो ठीक नहीं होगा, लेकिन दाग हल्के पड़ जाएंगे। फिर कुछ सोचकर वो बोली, अरे तुम्हें पता है, आज हमने नील सर को देखा, अपने साथ किसी लड़की को लेकर आए थे। राधा चौंक कर बोला, डॉक्टर के यहाँ। सिम्मी बोली, हाँ, एक लड़की थी उनके साथ, सांवली सी थी, पता नहीं दोनों क्या करने आए थे। राधा बोली, क्या नाम था उसका। सिम्मी याद करते हुए बोली, नाम, उसका नाम तो नहीं पूछा मैंने, बस ऐसे ही हालचाल पूछा और वापस आ गए। राधा ने अच्छा कहा और सोचते हुए अपने रूम में चली गई। उस दिन वीर अपने थाने में बैठा काम कर रहा था तो कुछ बड़े अफसर आए। वो वीर से मिले और केस जीतने की बधाई देने लगे। फिर वो वीर से बोले, इंस्पेक्टर वीर, कुछ पुलिस वालों का ट्रांसफर हुआ है, कल से उनकी ज्वाइनिंग है, तुम उन्हें उनका काम सिखा देना, ओके। वीर ने जी सर कहा और अपने काम में व्यस्त हो गया। उस दिन वो शाम को घर आया तो रास्ते में सोचने लगा कि सिम्मी के लिए कुछ गिफ्ट लेकर चलना चाहिए। वो अब कॉलेज जाने लगी थी तो जाहिर था कि उसे फोन की जरूरत होती, इसलिए वीर ने रास्ते से सिम्मी के लिए एक फोन लिया और उसे पैक करके अपने बैग में रख लिया। घर आकर वो फ्रेश होकर बुआजी के साथ बैठा बातें करने लगा। वहीं सिम्मी सोच रही थी कि अब कॉलेज जाने लगी हूँ, खुद का फोन तो है ही नहीं, कभी जरूरत पड़ी तो प्रिया से कांटेक्ट कैसे करूंगी। उसने वीर को कमरे में आने का इशारा किया तो वीर जरूरी काम बोलकर उठ गया और कमरे में चला गया। सिम्मी उससे बोली, वो मैं तुमसे कुछ कहना चाहती थी। वीर संशय भरी नजरों से देखते हुए बोला, किस बारे में। सिम्मी बोली, वो कभी मुझे अगर कहीं कांटेक्ट करना पड़े तो मेरे पास फोन नहीं है। वो बड़ी हिचकिचाहट से कह रही थी तो वीर बोला, एक मिनट। ये कहकर उसने अलमारी से अपना बैग निकाला और सिम्मी को गिफ्ट देते हुए बोला, ये लो तुम्हारा गिफ्ट। सिम्मी गिफ्ट देखकर बोली, ये क्या है। वीर ने कहा, खोल कर देखो। सिम्मी ने गिफ्ट खोला तो उसके अंदर फोन था। वो फोन को देखकर खुश हो गई और बोली, स्मार्टफोन। तुम्हें कैसे पता कि मैं फोन मांगने वाली हूँ। वीर मुस्कुराकर बोला, बस पता चल गया। एक्चुअली मैं खुद सोच रहा था कि तुम कॉलेज जाती हो तो एक फोन होना जरूरी है, इसलिए अभी आते टाइम ही लिया। सिम्मी फोन को देखते हुए वीर से बोली, थैंक यू सो मच वीर, तुम बहुत अच्छे हो। वीर सिम्मी के चेहरे की खुशी देखकर खुश हो गया और बोला, सिम भी है इसमें, सारे इंपॉर्टेंट नंबर ऐड कर लेना। सिम्मी खुश होते हुए फोन चलाने लगी और वीर कमरे से बाहर गया।
उस रात भी सिम्मी फोन ही चलाने में व्यस्त थी तो वीर ने उससे कहा, अब रख भी दो। कब तक लगी रहोगी? सिम्मी बोली, हाँ बस सो रही हूँ। ये कहकर उसने फोन बंद करके रख दिया और सो गई। सुबह वो कॉलेज गई तो प्रिया उसे मिली। उसने पूछा, कल क्यों नहीं आई? पता है मैं कितना बोर हो रही थी। सिम्मी बोली, अरे डॉक्टर की अपॉइंटमेंट थी इसलिए नहीं आ पाए। अच्छा सुन, मैंने नया फोन लिया है। ले मेरा नंबर सेव कर। अगली बार से वीर को डिस्टर्ब मत करना। डायरेक्ट मुझे ही कॉल कर लेना। प्रिया ने सिम्मी का फोन देखा तो वो बोली, ये क्या सस्ता सा फोन ले लिया तूने? पहले तो ब्रांडेड फोन यूज करती थी। लास्ट फोन जो हमारे साथ लिया था 80,000 का था ना वो। ये तो 10-12,000 का सा लग रहा है। सिम्मी बोली, 80,000 का हो या 80 का, काम तो कर रहा है ना। फिर पहले फोन शौक पूरा करने के लिए लेती थी, अब ना पहले जैसे हालात रहे ना शौक। तो ये भी ठीक है। वैसे भी ये फोन वीर ने गिफ्ट किया है, और गिफ्ट चाहे कैसा भी हो कीमती होता है। प्रिया बोली, हाँ वीर के पास उतने पैसे भी नहीं होंगे ना, पहले तो तेरे पापा खर्चे उठाते थे। सिम्मी बोली, पापा के खर्चों पर मैंने अपनी लाइफ बर्बाद ही की है। शायद वीर के साथ रहकर जीने का सही मतलब समझ आए। प्रिया हैरान सी बोली, तू वही सिम्मी है जो कभी ब्रांड की बात करती थी, सस्ती चीजों को मुंह नहीं लगाती थी। सिम्मी बोली, ब्रांडेड के चक्कर में कुछ सस्ते लोग मेरी लाइफ में आ गए। अब मुझे समझ आ गया है कि सोच ब्रांडेड होनी चाहिए, कपड़े नहीं। सिम्मी की बात सुनकर प्रिया मुस्कुरा उठी, बोली, चल फिर तेरे नए फोन से एक सेल्फी लेते हैं। और दोनों सहेलियां साथ में तस्वीर खींचने लगी। आज वीर पुलिस स्टेशन गया तो वहां कुछ नए पुलिस वालों की ज्वाइनिंग थी, जिसके लिए पुलिस स्टेशन में हल्की फुल्की सजावट चल रही थी। वीर घूमते हुए अपने केबिन में चला गया और कुछ केस लेकर बैठ गया। कुछ देर बाद एक हवलदार आया और बोला, सर नए ज्वाइनिंग वाले आ गए हैं। वीर ने ओके कहा और फाइल बंद करके उनका स्वागत करने चला गया। बाहर आकर उसने देखा कि कुछ नई ज्वाइनिंग वाले पुलिसकर्मी थे। उनमें लड़के लड़कियां सब थे। वीर उन्हें माला पहनाकर उनका स्वागत कर रहा था कि तभी उसकी नजर उस लड़की पर गई, जो कि और कोई नहीं बल्कि काजल थी। वो उसे माला पहनाते पहनाते रुक गया और बोला, काजल। काजल वीर को सैल्यूट मारते हुए बोली, जय हिंद सर। फिर वो वीर की आंखों में देखने लगी तो वीर ने अपनी नजरें चुरा ली। उसके हाथ में माला थी तो उसने बिना काजल की ओर देखे उसे माला पहनाते हुए कहा, वेलकम इंस्पेक्टर काजल। काजल ने माला उतारते हुए थैंक्स कहा और फिर वीर सभी नए पुलिस वालों का एक छोटी सी स्पीच के साथ स्वागत करने लगा। स्पीच के बाद सभी अपने अपने कार्य क्षेत्र संभालने लगे और वीर भी अपने केबिन में जाकर काम करने लगा। थोड़ी देर में काजल उसके केबिन में आए और बोली, अंदर आ सकती हूँ सर? वीर बोला, हाँ आओ, बैठो। काजल उसके सामने आकर बैठ गई और बोली, लास्ट केस के लिए कांग्रेचुलेशन। काफी बड़ा केस सॉल्व किया है आपने। वीर मुस्कुराते हुए बोला, ऐसी कोई बात नहीं है। मेरे लिए हर केस बड़ा होता है और खास भी। काजल बोली, ये केस आपकी वाइफ से जुड़ा था इसलिए ज्यादा खास है। वीर हम करते हुए बोला, हाँ ऐसा कह भी सकते हैं। अगर हम लोग अपने फैमिली मेंबर को ही न्याय नहीं दिला पाए तो लोगों का हमसे भरोसा उठ जाएगा। काजल सहमति जताते हुए बोली, सही कह रहे हो। वैसे सिम्मी कैसी है अब? वीर बोला, ठीक है, अब कॉलेज जाना शुरू कर दिया है उसने। वो दोनों बात कर रहे थे तो कुछ नए पुलिस वाले वीर के केबिन में आ गए और उन्हें देखकर काजल चुप हो गई। वीर ने काजल से एक से एक्सक्यूज मी कहा और उन्हें काम बताने चला गया। उसके जाने के बाद काजल वीर के केबिन में घूमने लगी। उसने देखा कि वीर की टेबल पर एक फोटो फ्रेम रखा हुआ था जिसमें उसकी मां के साथ फोटो थी। काजल वो फोटो देखकर मुस्कुराए और फिर केबिन से बाहर आ गई। उस दिन शाम को ड्यूटी के बाद वीर घर के लिए निकल रहा था तो काजल उसे रोकते हुए बोली, वीर मैं आज अपनी स्कूटी नहीं लाई, क्या तुम मुझे आधे रास्ते तक ड्रॉप कर दोगे प्लीज? यहाँ से ऑटो रिक्शा मिलने में बहुत देर हो जाती है। वीर का मन तो नहीं था लेकिन काजल आज नहीं थी, उसे यहाँ का ज्यादा आइडिया भी नहीं था, इसलिए वो उसे ड्रॉप करने के लिए राजी हो गया। वो ड्राइविंग सीट पर जाकर बैठा तो काजल उसके बगल वाली सीट पर आकर बैठ गई। फिर वीर ने गाड़ी स्टार्ट की और उसके बताए रास्ते की ओर जाने लगा। रास्ते में उसने पूछा, तुम्हारा ट्रांसफर क्यों हुआ? काजल बोली, मैं तुम्हारे साथ काम करना चाहती थी इसलिए। वीर, क्या मतलब? कहने लगा तो काजल बोली, अरे बाबा मैंने खुद से थोड़ी ना लिया है, ऊपर से ऑर्डर आए थे तो हो गया। सुना है कि तुम्हारे पुलिस स्टेशन में लेडी स्टाफ की कमी है इसलिए ट्रांसफर हुए हैं। वीर हम करते हुए बोला, हाँ लेडीज तो कम ही है यहाँ, चलो तुम्हारा स्टॉप आ गया। ये कहते हुए वीर ने गाड़ी रोक दी। काजल गाड़ी से उतरते हुए बोली, थैंक यू सो मच, अब यहाँ तक आ गए हो तो मेरे घर चलो, कॉफी पी कर जाना। वीर बोला, आज नहीं फिर कभी, सिम्मी वेट कर रही होगी, डिनर का टाइम हो गया है। काजल ने बुझे मन से ओके नो प्रॉब्लम कहा और वीर को बाय करने लगी। फिर वीर भी गाड़ी घुमाकर अपने घर की ओर ले गया। घर पहुंचकर वो अंदर जा ही रहा था कि उसे सिम्मी दिख गई। वो दरवाजे पर खड़ी हुई बोली, कितना टाइम लगा दिया, मैं कब से वेट कर रही थी।
वीर मुस्कुराकर बोला, मेरा वेट। क्यों? सिम्मी बोली, बुआ जी बोल रही थी कि सब्जी लेकर आनी है, यहाँ महंगी सब्जी मिलती है। वीर बोला, मैं जरा चेंज कर लूं, फिर चलते हैं। सिम्मी बोली, नहीं नहीं, पहले चलो, आकर चेंज कर लेना। वीर हार कर बोला, ठीक है चलो फिर। ये कहकर वो फिर से गाड़ी में बैठ गया और सिम्मी उसके बगल वाली सीट पर आकर बैठ गई। वो वीर को सब्जी की लिस्ट दे रही थी कि तभी उसकी नजर गाड़ी में रखे बैग पर पड़ी। वो बोली, ये बैग कहाँ से आया? देखने में तो लेडीज बैग लग रहा है। ये कहकर वो बैग को अलट पलट कर देखने लगी। वीर बोला, ये काजल का बैग है, मैं उसे ड्रॉप करने गया था तो उसका बैग गाड़ी में ही रह गया। सिम्मी बोली, इसमें उसका जरूरी सामान होगा तो? वीर बोला, कल दे दूंगा, वैसे भी अब वो हमारे थाने में ही ट्रांसफर हो गई है। सिम्मी खुश होते हुए बोली, ग्रेट, पापा बड़ी तारीफ करते हैं काजल की, बड़ी हेल्पफुल है। वीर हम करते हुए बोला, हाँ है तो सही। कुछ देर में दोनों सब्जी मार्केट चले गए और वहां से सब्जी लेने लगे। सिम्मी सब्जी तुलवा कर रख रही थी और वीर को थमा रही थी। जब पैसे देने की बारी आती तो बहुत से सब्जी वाले वीर को देखकर पैसे लेने से इनकार कर देते। सिम्मी पलट कर देखती तो वीर वॉलेट से पैसे निकालकर सिम्मी को पैसे दे देता और सिम्मी सब्जी वालों को जबरदस्ती पैसे थमा देती। फिर खरीदारी पूरी होने के बाद दोनों सब्जी लेकर साथ साथ चलने लगे। सिम्मी बोली, जानते हो, पहले मुझे आलू प्याज के अलावा किसी सब्जी का नाम नहीं पता था। जब तुम्हारे गांव गई तब जाकर पता चला कि और भी कई सब्जियां होती है। वीर सब्जी का थैला थामे चलते हुए अच्छा कहने लगा तो सिम्मी बोली, और क्या, राधा ने मुझे खेत दिखाए, फसलें दिखाए, तब जाकर थोड़ा बहुत नॉलेज मिला। वीर बोला, तुम्हारे यहाँ स्कूल कॉलेज में फल सब्जियों के नाम नहीं बताते? सिम्मी बोली, बताते हैं, लेकिन बचपन में बताया था, अब तक किसे याद है। दोनों बात करते हुए जाने लगे और फिर गाड़ी में बैठकर घर चले गए। घर जाकर सिम्मी राधा के साथ डिनर बनाने लगी जबकि बुआजी सब्जियां साफ करने लगी। सिम्मी डिनर भी फोन में देख देख कर बनाने लगी ताकि वो अच्छा खाना बना सके। उसने कोशिश की तो सही, लेकिन इतना कुछ खास नहीं बना। खाना खाकर सब आराम करने चले गए। डिनर के बाद सिम्मी अपने पढ़ाई करने लगी जबकि वीर आराम करने लगा। पढ़ाई करके वो फोन लेकर बैठ गई और प्रिया के साथ गप्पे मारने लगी। वीर उससे बोला, अरे बाबा सो जाओ, कब तक फोन पर लगी रहोगी? सिम्मी बोली, कुछ नहीं, फनी वीडियो देख रही हूँ। वीर बोला, सुबह देख लेना, अभी सो जाओ। उसने मन मारकर फोन रख दिया और सो गई। अगली सुबह वो उठी तो वीर उससे पहले उठकर नहाने गया हुआ था। वो सोचने लगी कि तब तक फोन चला लेती हूँ। कुछ देर में वीर नहाकर आया और सिम्मी अपने कपड़े लेकर फोन चलाती हुई बाथरूम में चली गई। वीर उसे देखकर बोला, अब फोन तो बाहर छोड़कर चली जाओ, पानी में गिरा जाएगा। सिम्मी माथे पर हाथ मारते हुए फोन को बेड पर रखकर चली गई। वीर भी तब तक रेडी होने लगा। कुछ देर में सिम्मी का फोन बजने लगा तो वो तौलिया लपेटे ही बाहर आ गई और फोन उठाने लगी। उसे प्रिया का कॉल आया हुआ था। वो शॉपिंग पर जाने के लिए पूछ रही थी तो सिम्मी ने मना कर दिया। प्रिया से बात करके वो पलट ही रही थी कि वीर को सामने देखकर चीख पड़ी। सिम्मी को फोन की इतनी लत लगी हुई थी कि वो उसके चक्कर में सब कुछ भूल जाती। वो नहाने गई हुई थी तो उसी टाइम फोन बजने लगा। सिम्मी को याद नहीं रहा कि वीर बाहर रेडी हो रहा होगा। वो तौलिया लपेटे बाहर आए और प्रिया से बात करने लगी। कुछ सेकंड की बात के बाद वो जैसे ही पलटी, वीर उसके सामने खड़ा उसे देख रहा था। वो वीर को देखते ही चीख पड़ी और अलमारी की साइड में छुप गई। वीर भी एकदम से पलट गया और बोला, पागल हो गई हो, तौलिए में क्यों घूम रही हो? सिम्मी बोली, तुम यहाँ क्या कर रहे हो, बाहर क्यों नहीं गए अब तक? वीर गुस्से में बोला, तैयार हो रहा हूं ना, तैयार होकर ही बाहर जाऊंगा। लेकिन तुमने तो हद ही कर रखी है, फोन के चक्कर में आगे पीछे कुछ देख ही नहीं रही हो। सिम्मी अटकते हुए बोली, प्रिया का फोन था, मुझे लगा कोई जरूरी कॉल होगा, इसलिए बाहर आ गई। वीर पीठ फेरे हुए बोला, जरूरी कॉल होता तो मैं भी उठा सकता था, लेकिन नहीं। फोन के चक्कर में किसी चीज का ध्यान ही नहीं है, पहले तो नहीं करती थी ऐसा। सिम्मी बोली, हाँ तो जानबूझकर थोड़ी किया, हो गई गलती। वीर बोला, जाओ पहले नहाने जाओ, फिर बहस करना। सिम्मी मुंह बनाए वॉशरूम में चली गई और सोचने लगी कि ये मुझे क्या हो गया है, इतना भी याद नहीं रहा कि वीर बाहर ही होगा, आगे से ध्यान रखना पड़ेगा। दरअसल सिम्मी पहले भी फोन चलाया करती थी, लेकिन तब उसके पास समय बिताने के लिए राहुल हुआ करता था। उसके दिलो दिमाग पर राहुल छाया रहता था तो वो फोन की इतनी आदी नहीं थी। फिर बहुत समय तक उसके पास फोन नहीं था तो अचानक फोन मिलने पर वो देखती रहती कि उसकी गैर मौजूदगी में सोशल मीडिया पर क्या चल रहा था। कुछ देर में वो नहाकर बाहर आई तो वीर बुआजी के साथ नाश्ता कर रहा था। सिम्मी उसे देखकर शर्मिंदा महसूस कर रही थी, इसलिए साइड से निकलकर किचन की ओर जाने लगी। तभी बुआजी ने आवाज देते हुए कहा, वीर के लिए 2 पराठे लेती आना। सिम्मी ने जी बुआजी कहा और अंदर राधा से बोली, आज जल्दी नाश्ता बना लिया? राधा बोली, हाँ जल्दी नींद खुल गई तो बना लिया।
फिर रघु ठीक से पकाता भी नहीं है, बुआ जी को उसके हाथ का खाना पसंद नहीं आता, इसलिए मैंने ही बना लिया। ये कहते हुए उसने सिम्मी को परांठों की प्लेट दे दी और सिम्मी प्लेट लेकर बाहर आ गई। बाहर आकर वो वीर की थाली में पराठे रखने लगी तो वीर की नजर अनायास ही उससे टकरा गई। सिम्मी ने भी उसे देखा तो झिझक कर नजरें चुराने लगी। बुआजी उन दोनों को देख रही थी। वो खाते खाते बोली, एकादशी के दिन मैंने घर में पूजा रखी है। बहू के आने के बाद पूजा जरूरी होती है। कोई पंडित जी हो तो बता। वीर बोला, बुआ मैं क्या जानू किसी पंडित को, मैं अपना काम करूं या पूजा पाठ। बुआजी बोली, अरे तो क्या तू घर में कभी पूजा पाठ ही नहीं करता? बहू, तू भी नहीं करती थी क्या अपने मायके में? सिम्मी ने ना में सिर हिलाया तो बुआजी माथा पकड़े बोली, दोनों एक जैसे हैं। अरे भगवान का नाम लिया करो, उनकी कृपा रही तो जल्द ही आशा की गोद में उसका पोता खेलेगा। तुम्हारे भरोसे बैठे रहे तो हो गया, तुम्हारे तो नैन मटक के ही खत्म नहीं होते। बुआजी की बात सुनकर जहां वीर को मन ही मन हंसी आने लगी, वहीं सिम्मी कुछ असहज सी हो गई। वो बिना कुछ बोले किचन में चली गई और वहां राधा की मदद करने लगी। उसका चेहरा देखकर राधा समझ गई कि जरूर बुआजी ने कुछ कहा है। वो सिम्मी से बोली, तुम्हारे लिए ये मेथी पराठे बनाए हैं, कॉलेज लेकर जाना। सिम्मी ने थैंक्स कहा और अपना नाश्ता करने लगी। वहीं वीर भी बुआजी से कहने लगा, क्या बुआ, अभी शादी को टाइम ही कितना हुआ है, तुम अभी से पोते की रट लगाकर बैठ गई। पता है ना आपको, सिम्मी अभी पढ़ रही है, वो अब पढ़ाई करे या बच्चे संभाले? बुआजी बोली, अरे पढ़कर क्या कलेक्टर बनना है, जिंदगी में तो घर परिवार बाल बच्चे ही चाहिए। और चलो नौकरी भी करनी है तो बच्चे होने के बाद आराम से कर सकती है ना, हर चीज की एक उम्र होवे है बेटा। विराट नाश्ता खत्म करके बोला, जब सही टाइम आएगा सब हो जाएगा, तब तक जो जैसा चल रहा है चलने दो। ये कहकर वो उठ गया। कुछ देर में सिम्मी भी नाश्ता करके कॉलेज के लिए रेडी हो गई। वो दोनों निकल ही रहे थे कि तभी बुआजी बोली, पास के मंदिर जाकर पंडित जी से बात कर लेना, एकादशी के दिन पूजा करनी है। वीर ने ठीक है देखता हूँ कहा और सिम्मी के साथ कॉलेज निकल गया। कॉलेज के बाहर उसने सिम्मी को उतार दिया और बोला, शॉपिंग पर जाना है क्या तुम्हें? सिम्मी बोली, नहीं। क्यों? वीर ने कहा, सुबह प्रिया पूछ रही थी ना, जाना है तो चली जाओ। सिम्मी कहने लगी, नहीं मुझे अभी कुछ नहीं चाहिए। वीर ने ओके कहा और फिर गाड़ी में बैठकर थाने चला गया। थाने पहुंचकर उसने देखा कि काजल आई हुई थी। उसने वीर से हेलो कहा तो वीर ने भी हेलो कहा और अपने केबिन में चला गया। वहां जाकर वो अपने काम में व्यस्त हो गया तो काजल 2 कप चाय लेकर आई और बोली, चाय? वीर ने नो थैंक्स कहा तो काजल बोली, कड़क अदरक वाली है, पी लो। वीर बोला, पता है मुझे, मैं रोज पीता हूँ, अभी नाश्ता करके आया हूँ इसलिए मन नहीं है। वीर की ओर से रूखा सा जवाब पाकर काजल चाय लेकर जाने लगी। वीर को उस पर दया आ गई तो वो बोला, लाओ ले आओ। काजल खुश होते हुए वापस लौटी और वीर को चाय देते हुए बोली, स्पेशल तुम्हारे लिए बनवाई है, कम चीनी वाली। फिर वीर चाय के घूंट भरते हुए काम करने लगा जबकि काजल उसके सामने बैठी हुई उसे ताकने लगी। कुछ देर बाद वो उठकर जाने लगी तो वीर उसे आवाज देते हुए बोला, काजल। काजल ने एकदम पलटकर देखा और बोली, हाँ कहो। वीर बोला, मेरे पीछे टाइम वेस्ट मत करो, हमारा कोई फ्यूचर नहीं है। काजल भौचक्की सी उसे देखे जा रही थी तो वीर बोला, मैं सब समझता हूँ कि तुम ये सब क्यों कर रही हो, मैं तुम्हारी फीलिंग्स की कद्र भी करता हूँ, लेकिन तुम अपनी फीलिंग गलत जगह इन्वेस्ट कर रही हो। काजल ने कोई जवाब नहीं दिया और मुंह लटकाए वहां से चली गई। उसके जाने के बाद वीर माथा पकड़े बैठ गया। उसे बुरा लग रहा था कि उसने काजल का दिल दुखाया, लेकिन वो नहीं चाहता था कि काजल उसे लेकर कोई अरमान पाले। इसलिए उसने काजल को साफ शब्दों में हकीकत बयान कर दी। उस दिन शाम को घर ड्यूटी के बाद वीर घर जा रहा था तो उसने काजल को सड़क पर ऑटो रिक्शा का इंतजार करते देखा। एक बार के लिए उसका मन हुआ कि वो काजल की मदद करे, लेकिन फिर उसने अपना मन कड़ा किया और गाड़ी लेकर आगे बढ़ गया। कुछ आगे जाकर उसने एक रिक्शा वाले को रोका और थाने के पास से सवारी लेने के लिए कहा। फिर वो अपने घर की दिशा में तरफ बढ़ गया। उसके मन में अब संतोष था कि उसने जरूरत के वक्त काजल को अकेला नहीं छोड़ा। वहीं राधा आज सिलाई सीखने गई तो उसे कविता फिर से दिख गई। वो क्लास के बाहर खड़ी थी तो राधा उसे इग्नोर करके आगे बढ़ने लगी। तभी कविता ने उसे आवाज दी तो राधा रुक गई। राधा ना चाहते हुए भी थोड़े रूखे स्वर में बोल पड़ी, मुझसे कुछ काम है। कविता बोली, तुम राधा भाभी हो ना? राधा भौचक्की सी क्या कहने लगी तो कविता उत्साह से बोली, मैं तुम्हारी होने वाली नंद कविता, नील भैया की छोटी बहन। कविता का परिचय जानकर राधा हैरान रह गई। अनायास ही उसके चेहरे पर मुस्कान के भाव आ गए और वो कविता को देखकर खुश हो गई। कविता ने अपने बारे में बताया तो राधा हैरान रह गई। वो खुश होते हुए बोली, तुम ही कविता हो? माफ करना मैंने तुम्हें पहचाना नहीं। कविता बोली, कोई बात नहीं भाभी, मैंने भी कल ही पहचाना तुम्हें। भैया के फोन में सगाई की फोटो देखी तो समझ गई कि तुम ही राधा भाभी हो।
राधा उतरी हुई शक्ल लिए बोली, लेकिन अब मैं तुम्हारी भाभी नहीं हूं। शायद तुम्हें भी पता हो कि मैंने सगाई तोड़ दी थी। राधा बोली, तुमने तोड़ी? लेकिन भैया तो बोल रहे थे कि उन्होंने तोड़ी। वो तो बोल रहे थे कि वीर की शादी किसी और लड़की से हो गई, इसलिए उन्होंने रिश्ता तोड़ दिया। असल में शादी तोड़ी किसने? तभी राधा की सहेली ने उसे आवाज दी तो राधा बोली, छोड़ो, जिसने भी तोड़ी हो। अब हमारे बीच कोई रिश्ता नहीं है। लेकिन तुमसे मिलकर अच्छा लगा। दोनों बात कर रहे थे कि तभी क्लास स्टार्ट हो गई और दोनों अंदर चली गई। आज राधा को बहुत बुरा लग रहा था कि उसने नील को भला बुरा कहा, जबकि उसने अपने घर वालों के सामने शादी टूटने का इल्जाम अपने सिर ले लिया। वो बेमन से काम में लगी रही और फिर क्लास खत्म होने के बाद बाहर जाने लगी। कविता फिर से उसका पीछा करते हुए उसके पास आए और बोली, भाभी सुनो, मैं कहना ही भूल गई, तुम्हारे भाई को शादी की खूब खूब बधाई। राधा ने धन्यवाद कहा और बोली, तुम्हें बुरा नहीं लगा वीर भाई की शादी तय हो गई तो? कविता बोली, हमारा कोई रिश्ता तो तय हुआ नहीं था जो मैं बुरा मानूं। सिर्फ बात चली थी। उनका नसीब मेरे साथ नहीं था, सो शादी भी नहीं हुई। राधा हम करते हुए बोली, वैसे तुम यहाँ कैसे? कविता बोली, भैया मुझे यहाँ लेकर आए हैं मेरे इलाज के लिए। मेरे चेहरे पर ये दाग धब्बे हैं ना, इनका इलाज चल रहा है। राधा पूछने लगी, सिर्फ तुम आई हो या घर वाले भी आए हैं कोई? कविता बोली, नहीं बस मैं ही आई हूँ। मेरे पास भी रहने के लिए जगह नहीं थी, इसलिए भैया की एक स्टूडेंट ने मुझे अपने घर में कमरा किराए पर दिया है। ट्रीटमेंट तक वहीं रहूंगी। राधा संशय भरी नजरों से देखते हुए बोली, किस स्टूडेंट की बात कर रही हो? किसने कमरा दिया है? कविता कुछ बोलती उससे पहले ही नील वहां आ गया और कविता से बोला, चले, देर हो रही है। नील ने गंभीर स्वर में कविता की ओर देखा तो वो डरी हुई सी हम कहने लगी और चुपचाप नजर झुकाए चली गई। राधा को नील का व्यवहार थोड़ा अजीब लगा तो वो वहीं रुक गई और सोचने लगी कि पहले इन्हें जाने देती हूँ, वरना एक ही बस में साथ जाना पड़ेगा। कुछ देर रुककर वो जाने लगी तो उसे सीढ़ियों के पास कुछ आवाज आई। कविता नील से बोल रही थी, भैया तुमने झूठ क्यों बोला कि तुमने शादी तोड़ी, जबकि भाभी तो कह रही थी कि उसने सगाई तोड़ी थी। नील उसे डांटते हुए बोला, तुम अपने काम से काम रखो और आइंदा से उसे भाभी कहने की जरूरत नहीं है। वो हमसे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती, इसलिए उससे जबरदस्ती रिश्ता मत बनाओ। नील की बात सुनकर राधा को बुरा लग रहा था, लेकिन उसकी बात भी सही थी। जब दोनों ने अलग होने का फैसला ले लिया था तो नजदीकी बढ़ाने से कोई फायदा नहीं था। वीर आज पुलिस स्टेशन में व्यस्त था तो एक औरत रोते हुए आई और वीर से मिलने की जिद करने लगी। काजल ने उसे शांत करवाया और बोली, क्या काम है वीर से? वो औरत बोली, मेरे बेटा कल से गायब है, स्कूल से घर वापस नहीं आया। ये कहकर वो रोने लगी। काजल उसे वीर के पास ले गई तो वीर ने उससे बच्चे की डिटेल्स पूछी। वो औरत वीर के सामने हाथ जोड़ते हुए बोली, मेरे बच्चे को ढूंढ दो साहब, वरना मैं मर जाऊंगी। वीर बोला, ऐसा मत कहिए, हम आपके बच्चे को जरूर ढूंढ लाएंगे। फिर वीर ने काजल और एक हवलदार को साथ लिया और बच्चे के स्कूल के लिए निकल गया। वहां जाकर उसने बच्चे के बारे में पूछताछ की तो पता चला कि बच्चा तो स्कूल आया ही नहीं। उन्होंने स्कूल के आसपास भी बच्चे की तस्वीर दिखाकर पूछताछ की, लेकिन किसी को कुछ नहीं पता था। वीर वापस पुलिस स्टेशन आया और काजल से बोला, तुम बच्चे के दोस्तों से बात करो और तुम स्कूल के आसपास के सारे सीसीटीवी फुटेज निकालो। लगे हाथ उसने हवलदार को भी काम पर लगा दिया। काजल ने जी सर कहा और बच्चे के घर जाकर उसके अड़ोस पड़ोस में पूछताछ करने लगी। वहीं हवलदार भी सबूत जुटाने लगा। वीर ने आसपास के थाने में भी बच्चे की फोटो भेज दी, लेकिन उसे पता चला कि आसपास के इलाकों से भी कुछ बच्चे गायब हुए हैं। वीर को इसमें कोई साजिश नजर आ रही थी तो उसने आसपास के सभी थानों से गायब बच्चों की लिस्ट मंगवाई। सिम्मी कॉलेज गई तो आज प्रिया अनुपस्थित थी। उसकी गैर मौजूदगी में सिम्मी लाइब्रेरी की तरफ गई और वहां जाकर किताबें इश्यू करवाने लगी। वो अकेली बोर हो रही थी तो वहीं बैठी किताबें पढ़ने लगी। तभी राहुल उसके सामने आकर बैठ गया और बोला, हेलो सिमरन जी। सिम्मी ने राहुल को देखा तो मुस्कुराकर बोली, हेलो, तुम भी यहाँ बुक इश्यू कराने आए हो? राहुल बोला, नहीं, खाली पीरियड था तो लाइब्रेरी चला आया। आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया ना मैंने? सिम्मी बोली, अरे नहीं नहीं, मैं भी आज अकेली हूं तो टाइम पास के लिए लाइब्रेरी चली आई। राहुल यहाँ वहां देखते हुए बोला, आज आपकी दोस्त नहीं आई? सिम्मी बोली, नहीं, आज वो छुट्टी पर है। फिर बातों का सिलसिला चला तो राहुल अपने पुराने जख्म खोलकर बैठ गया। उसने सिम्मी को अपने साथ हुई आपबीती बताई कि कैसे आतंकियों ने उसे इतने लंबे समय तक बंदी बना रखा था। सिम्मी भी पहले अपने दुख नहीं बांटना चाहती थी, लेकिन राहुल को भावुक देखकर वो खुद को नहीं रोक पाए और जमाल के साथ बीते पलों को उसके साथ साझा करने लगी। एक दूसरे की दुख भरी कहानी सुनकर राहुल बोला, मेरे नाम मेरी पहचान लिए एक शख्स ने तुम्हारे साथ इतना गलत किया। मुझे कभी कभी खुद पर घिन आती है कि उसने तुम्हारे साथ ऐसा किया। सिम्मी राहुल के हाथ पर हाथ रखते हुए बोली, खुद को दोष मत दो, तुम भी तो उसके सताए हुए हो। जो हुआ उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है।
अब बीती बातें भूल जाओ और एक नई शुरुआत करो। राहुल ने मुस्कुराकर हम कहा तो सिम्मी भी उसे देखकर मुस्कुरा दी। वहीं प्रिया जो कि शॉपिंग जाने वाली थी, किसी कारण नहीं जा पाए और कॉलेज आ गई। वो सिम्मी को ढूंढते हुए लाइब्रेरी पहुंच गई और वहां उसने राहुल और सिम्मी को साथ देखा तो वो हैरान रह गई। दूसरी तरफ शाम को वो बच्चों की लिस्ट स्टडी कर रहा था तो काजल वापस आकर वीर को रिपोर्ट करते हुए बोली, मैंने बच्चे के स्कूल और पड़ोस के बच्चों से बात की, लेकिन किसी को नहीं पता कि वो कहाँ है। लेकिन एक बात पता चली है। वीर ने क्या कहा तो काजल बोली, बच्चे को फोन में गेम्स खेलना अच्छा लगता था, लेकिन घरवाले उसे फोन नहीं देते थे। बच्चे ने अपने एक दोस्त से जिक्र किया कि कोई अंकल है जो उसे जन्मदिन पर फोन गिफ्ट करने वाले हैं। वीर पूछने लगा, उस अंकल को किसी ने देखा है? काजल बोली, नहीं, किसी बच्चे ने देखा तो नहीं है, सिर्फ किडनैप बच्चे के मुंह से सुना है। हो सकता है कि इसी आदमी ने बच्चे को किडनैप किया हो। वीर बोला, बिल्कुल हो सकता है। ये कुछ बच्चों की लिस्ट है जो आसपास के एरिया से गायब हुए हैं। इनके बारे में भी किसी को कुछ पता नहीं चला। पॉसिबल है कि इनके केस में भी किसी अंकल का ही हाथ हो। वीर और काजल केस को लेकर देर तक बात करते रहे। आज उसे 9 बज गए तो सिम्मी घर से फोन करने लगी। वीर ने फोन उठाया और बोला, हाँ सिम्मी बोलो। सिम्मी बोली, टाइम देख रहे हो, 9 बज गए हैं। घर कब आओगे? वीर घड़ी देखते हुए बोला, हाँ बस थोड़ी देर में पहुंचता हूँ। मेरा वेट मत करना, खाना खा लेना। सिम्मी बोली, वो तो मैं कब का खा लेती, लेकिन बुआजी ने रोक रखा है। बोल रही है कि तुम आओगे तो साथ में डिनर करेंगे। वीर बोला, ठीक है मैं निकलता हूँ। ये कहकर उसने फोन रख दिया और काजल से बोला, ठीक है फिर बाकी जांच कल करेंगे, अभी घर चलते हैं। काजल ने ओके कहा और अपना सामान लेकर स्कूटी पर घर के लिए निकल गई। फिर वीर भी घर चला गया। प्रिया ने कॉलेज में राहुल और सिम्मी को साथ देखा तो वो भड़क गई और सिम्मी के पास जाकर बोली, क्या कर रही है तू इसके साथ? सिम्मी हैरान सी बोली, क्या मतलब? बात कर रहे हैं और क्या? प्रिया बोली, भूल गई कि तेरे साथ क्या हुआ था, इसी की वजह से तू एक मेंटल ट्रॉमा से गुजरी है। सिम्मी बोली, इसकी वजह से? तू पागल हो गई है प्रिया, क्या बोले जा रही है? जिसने मेरे साथ गलत किया वो जमाल था, राहुल नहीं। राहुल ये है। प्रिया गुस्से में बोली, मेरे लिए हर राहुल अब जमाल है। तू चाहे मान या मत मान, इसकी वजह से ही जमाल हमारी जिंदगी में आया, इसकी पहचान लेकर आया, सब इसकी गलती है। प्रिया की बातें सुनकर सिम्मी का भी पारा चढ़ गया। वो बोली, जमाल के साथ रहकर तू भी उसके जैसी हो गई है। सही गलत की समझ नहीं है तुझे। जमाल ने इसके साथ भी तो गलत किया था, फिर ये जिम्मेदार कैसे? कल को अगर कोई तेरी पहचान पर जुर्म करता फिरे तो उसमें तेरी गलती होगी या उस शख्स की? दोनों पक्की सहेलियों के बीच बहस बढ़ती देखकर राहुल उठ खड़ा हुआ और बोला, प्लीज शांत हो जाए आप दोनों। मेरी गलती है जो मैं यहाँ आकर बैठा। सिमरन जी मेरे पास नहीं आई थी, मैं उनके पास आया था प्रिया, इसलिए प्लीज इन्हें ब्लेम मत करो। प्रिया उस पर भड़कते हुए बोली, तुम कौन होते हो हम दोनों के बीच बोलने वाले? हम लड़े या झगड़े, तुम्हें हमारे बीच बोलने का कोई हक नहीं है, समझे? सिम्मी राहुल का पक्ष लेते हुए बोली, बिल्कुल है। तुम उसके बारे में ही गलत बोल रही हो और उससे बोल रहे हो कि वो चुप रहे। प्रिया से बर्दाश्त नहीं हुआ तो वो बोली, ठीक है, आज तुम्हारे लिए मुझसे बढ़कर ये हो गया है ना, इसके साथ ही रहो अब। ये कहकर प्रिया गुस्से में चली गई, जबकि सिम्मी और राहुल उसे आवाज देते रह गए। उस दिन सिम्मी का मूड खराब ही रहा। उसने दिन में कुछ खाया पिया भी नहीं। राहुल भी अपसेट सा अपनी क्लास लौट गया और सोचने लगा कि सब मेरी वजह से हुआ। मैं ही इन दोनों बेस्ट फ्रेंड्स के बीच आ गया हूँ। सोचा था कि बुरे सपने से निकलकर एक नई शुरुआत करूंगा, लेकिन ऐसा लगता है कि वो सपना अब कभी मेरा पीछा नहीं छोड़ेगा। राहुल दुखी मन लिए जल्दी घर लौट गया तो सिम्मी को प्रिया पर बहुत गुस्सा आने लगा। वो सोचने लगी कि ये इतना ओवर रिएक्ट क्यों कर रही है। उस दिन वो बुझी हुई सी घर पहुंची तो बुआजी बोली, क्या हुआ बहू, आज तेरा मुंह उतरा हुआ है, मास्टर ने डांट दिया क्या? सिम्मी उन्हें टालते हुए बोली, नहीं ऐसी बात नहीं है, आज काम ज्यादा था तो थकान हो रही है। बुआजी बोली, जा तू हाथ मुंह धो ले, तब तक रघु चाय बना देगा। सिम्मी ने हम कहा और अपने कमरे में जाकर सामान पटकने लगी। फिर वो माथा पकड़े बैठ गई और सोचने लगी कि प्रिया को कैसे समझाऊं, कैसे इसकी नफरत कम करूं। उसी सोच में डूबी हुई वो रात में राधा के साथ डिनर बनाने लगी। दोपहर से उसने कुछ नहीं खाया था तो उसे अब भूख भी लगने लगी थी। वो वीर का वेट कर रही थी लेकिन 8 बजे तक वीर नहीं आया। सिम्मी राधा से बोली, चलो हम खाना खा लेते हैं, वीर को शायद देर हो जाए। तभी बुआजी बोल पड़ी, अरे वीर को आने दे, पति के आने से पहले ही पेट भर लेगी क्या? राधा बोली, लेकिन बुआ भाभी को भूख लग रही है, खाने दो ना, भैया जब आएंगे तब खा लेंगे। बुआजी बोली, अरे अक्ल की मारी, पति से पहले खाना खाने पर पाप चढ़ता है। थोड़ी देर रुक जाएगी तो कोई पहाड़ नहीं टूट जाएगा, रुक जा, वीर आता ही होगा। बुआजी के कहने पर सिम्मी पेट दबाए वीर का इंतजार करने लगी।
9 बजे तक जब वीर नहीं आया तो सिम्मी ने उसे फोन किया। सिम्मी का फोन जाने के बाद वीर पुलिस स्टेशन ने निकला और कुछ देर बाद घर पहुंचा। उसके आने के बाद सब साथ में डिनर करने लगे तो बुआजी बोली, आज देर कर दी बेटा। वीर बोला, हाँ एक अर्जेंट केस आ गया था, उसके चक्कर में टाइम का पता ही नहीं चला। राधा बोली, भैया टाइम पर आ जाया करो, भाभी भूखी तुम्हारा वेट करती रहती है। वीर सिम्मी की ओर देखने लगा और बोला, मेरे चक्कर में भूखा रहने की जरूरत नहीं है। मुझे अक्सर देर हो जाती है। कभी कभी तो रात को घर भी नहीं आता। तब क्या तुम खाना ही नहीं खाओगी? मैं आऊं या ना आऊं, तुम लोग टाइम पर खाकर बैठ जाया करो। सिम्मी मन ही मन सोचने लगी कि मुझे कौन सा भूखा बैठने का शौक है। समझाना है तो अपनी बुआ के समझाओ। अन्य दिनों की भांति आज सिम्मी रात को पढ़ाई करने की बजाय सीधा बिस्तर पर जाकर पसर गई। वीर जो कि केस पर काम कर रहा था, सिम्मी से बोला, आज पढ़ाई नहीं कर रही? सिम्मी बुझे स्वर में बोली, मेरा मन नहीं है। वीर बोला, गुस्सा हो, मुझे देर हो गई इसलिए। सिम्मी रूखे लहजे में बोली, मुझे नींद आ रही है, सोने दो। लाइट बंद करो फटाफट। सिम्मी का लहजा देखकर वीर ने लाइट ऑफ कर दी और बाहर आकर हॉल में अपना काम करने लगा। कुछ देर बाद उसे भी नींद आने लगी तो वो कमरे में चला गया। कमरे की लाइट्स ऑफ थी तो वो अंदाजे से बिस्तर पर लेट गया, लेकिन वहां सिम्मी लेटी हुई थी। वीर के लेटते ही सिम्मी बिदक कर उठ गई और बोली, क्या कर रहे हो? वीर मोबाइल की लाइट चालू करते हुए बोला, क्या हुआ? सिम्मी बोली, मेरे ऊपर क्यों सो रहे हो? अभी पैर तोड़ दिया होता मेरा। वीर ने देखा कि वो अंधेरे में गलत जगह लेट रहा था तो वो माफी मांगते हुए बोला, सॉरी, मैंने अंधेरे में ढंग से देखा नहीं। सॉरी, हाँ, सो जाओ तुम। ये कहकर वीर सिम्मी से दूरी बनाकर लेट गया। उस रात सिम्मी करवट ही बदलती रही। वो राहुल और प्रिया के बीच फंस गई थी, इस वजह से उसका दिमाग काम नहीं कर रहा था। वो सोचने लगी कि कैसे भी करके इन दोनों की नाराजगी दूर करनी है। अगले दिन वो कॉलेज गई और प्रिया से माफी मांगने लगी। प्रिया ने पहले तो कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन बाद में सिम्मी के मनाने पर वो मान गई। वो दोनों बात करते हुए जा रही थी कि सिम्मी की नजर राहुल पर पड़ी। वो एक बेंच पर बैठा पढ़ रहा था तो सिम्मी उसके सामने वाली बेंच पर बैठकर प्रिया से बतियाने लगी। प्रिया ने राहुल को देखा लेकिन उसे इग्नोर करके सिम्मी से बातों में व्यस्त रही। कुछ देर बाद लेक्चर स्टार्ट हुआ तो सिम्मी प्रिया के साथ क्लासरूम में चली गई। वो जानबूझकर अपनी एक किताब बेंच पर छोड़ आई। उनके जाने के बाद राहुल ने वहां वो किताब रखी देखी तो वो किताब उठाकर सिम्मी के पीछे भागा। फिर उसने क्लासरूम में जाकर सिम्मी से कहा, आप अपनी बुक वहीं बेंच पर भूल आई थी। सिम्मी बुक लेते हुए बोली, थैंक यू सो मच राहुल, इस बुक में मैंने पैसे भी रखे हैं, अगर किसी के हाथ लग जाती तो। थैंक गॉड तुम्हें बुक मिल गई है ना प्रिया? प्रिया तिरछी नजर से राहुल को देखते हुए हम कहने लगी और फिर अपनी बेंच पर जाकर बैठ गई। राहुल भी फिर लेक्चर अटेंड करने चला गया। वीर कुछ लापता बच्चों के केस पर काम कर रहा था। उसने कुछ पुलिस वालों को सभी लापता बच्चों के घरवालों से मिलने के लिए कहा और उनके बारे छोटी से छोटी जानकारी निकालने के लिए कहा। काजल भी उनमें शामिल थी। सभी पुलिस वाले अलग अलग बच्चों के परिजनों से मिले और पूछताछ करने लगे। काजल समेत सभी पुलिसकर्मी शाम को लौटे तो वीर को रिपोर्ट करते हुए बोले, सर हमने सभी बच्चों के घरवालों से बात की। उनमें से कुछ परिजनों का कहना है कि उनके बच्चे को कोई अनजान आदमी गिफ्ट या चॉकलेट देता था। वीर बोला, किसी ने उस आदमी की पहचान की? काजल बोली, नो सर, कोई उस आदमी को नहीं जानता। वीर सोचते हुए बोला, ये कोई बच्चा चोर गैंग हो सकता है या कोई ऐसा आदमी हो सकता है जो बच्चों से भीख मंगवाता हो। हमें जल्द से जल्द इन्हें पकड़ना होगा। फिर वो अपने एक हवलदार से मुखातिब होकर बोला, तुम खबरियों के एक्टिव करो। दूसरे से बोला, तुम बच्चों की फोटो सर्कुलेट करो, देखो कोई बच्चा किसी भीख मांगने वाले गैंग में तो नहीं है। तीसरे से कहा, जितने भी बच्चा चोर जमानत पर बाहर है, सबको अंदर करो। चौथे से कहा, सभी बस स्टॉप और रेलवे स्टेशन पर जाकर बच्चों की फोटो दिखाओ, देखो कोई लीड मिले तो। तभी एक हवलदार बोला, सर ये कल की सीसीटीवी वीडियो है। वो बच्चा स्कूल आया ही नहीं, रास्ते से ही कहीं चला गया। ये दूसरी वीडियो है, इसमें वो घर से कुछ दूरी पर एक आदमी के साथ बाइक पर जाता दिख रहा है। वीर ने वो वीडियो देखा तो बोला, फटाफट आरटीओ से इस बाइक की डिटेल निकालो और आसपास के चौराहों और बस अड्डों की फुटेज भी निकालो, पता करो कि ये बाइक वाला कहाँ गया है। ये कहकर वीर उठ गया और तुरंत गाड़ी लेकर लापता बच्चे के घर चला गया। वहां जाकर उसने बच्चे के परिजनों को वो वीडियो दिखाए और उसमें मौजूद शख्स के बारे में पूछने लगा, लेकिन घरवालों को उसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। वीर ने उस वीडियो को अपनी खबरी नेटवर्क को भी भेज दिया ताकि कहीं से कोई सुराग मिल सके। दूसरी तरफ सिम्मी और प्रिया क्लासरूम में बैठी लेक्चर अटेंड कर रही थी तो सिम्मी को कुछ खालीपन सा लग रहा था। पहले जब भी वो लेक्चर अटेंड करती थी तो उसके साथ जमाल भी होता था, अब वो नहीं था तो सिम्मी को कुछ कमी सी महसूस हो रही थी। वो यहाँ वहां देख रही थी कि तभी उसकी नजर प्रिया पर पड़ी। वो लेक्चर को गौर से सुनने का उपक्रम कर रही थी लेकिन उसकी आंखें आंसुओं से भरी हुई थी।
सिम्मी ने उसे हल्के से कोहनी मारी तो प्रिया सकपकाकर अपने आंसू पोंछने लगी। सिम्मी ने इशारे में पूछा कि क्या हुआ, तो प्रिया ने सिर हिलाकर कहा कुछ नहीं। फिर दोनों लेक्चर अटेंड करने लगी और लेक्चर के बाद सिम्मी प्रिया से बात करते हुए क्लासरूम से बाहर आ गई। वो बोली, क्या हुआ तुझे, आंख में कुछ चला गया क्या? प्रिया बोली, पता नहीं कुछ खालीपन सा फील हो रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे कुछ कमी है। सिम्मी हम करते हुए बोली, सेम हियर, मुझे भी कुछ ऐसा ही फील हो रहा था। चल छोड़, कैंटीन चलकर चिल करते हैं। कैंटीन जाकर वो दोनों बैठी कोल्ड ड्रिंक पी रही थी तो एक लड़का वहां आया और सिम्मी को गुलाब देते हुए बोला, क्या आप मेरी दोस्त बनोगी? सिम्मी हैरानी से उसे देखते हुए बोली, व्हाट, पागल हो गए हो, ये क्या तरीका है दोस्ती करने का? वो लड़का बोला, तो आप ही बता दो कैसे करते हैं दोस्ती। सिम्मी गुस्से में बोली, मुझे कोई दोस्ती नहीं करनी, गेट लॉस्ट। वो लड़का सिम्मी को मनाते हुए बोली, अरे मैडम मान जाओ ना, दोस्तों से शर्त लगी है। झूठ मूठ ही हाँ बोल दो प्लीज। सिम्मी यहाँ वहां देखने लगी तो उसके कुछ दोस्त दूर से खड़े ये नौटंकी देख रहे थे। सिम्मी उस लड़के से बोली, ठीक है, मैं दोस्ती कर लूंगी, लेकिन उसके लिए मुझे पहले किसी से पूछना पड़ेगा। वो लड़का बोला, अपनी इस दोस्त से ना, डोंट वरी, आराम से पूछ लो। वो प्रिया की ओर इशारा करते हुए बोला। सिम्मी मुस्कुराते हुए बोली, जी नहीं, मेरे हस्बैंड से, वो हाँ कर देंगे तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। वो लड़का चौंक कर अपना गुलाब वापस लेते हुए बोला, हस्बैंड? सिम्मी उस लड़के के करीब जाते हुए बोली, जी, वो जो अक्सर कॉलेज आते हैं ना, पुलिस यूनिफॉर्म में, वही मेरे हस्बैंड है। पुलिस का नाम सुनकर वो लड़का भौचक्का रह गया और एकदम से उठ खड़ा हुआ। फिर सकपकाता हुआ बोला, सॉरी सॉरी, गलती हो गई, मुझे पता होता कि आप मैरिड हो तो मैं कभी आपको परेशान नहीं करता। सॉरी मैडम। ये कहकर वो वहां से दुम दबाकर भाग गया। उसके जाने के बाद सिम्मी और प्रिया देर तक हंसते रहे। प्रिया हंसते हुए बोली, बेटा ऐसे तो कोई लड़का तेरे आसपास भी नहीं फटकेगा, मैरिड सुनकर सब ऐसे ही भगा करेंगे। सिम्मी मुंह बिचकाते हुए बोली, तो जरूरत किसे है, मुझे नहीं पसंद कि लड़कों की लाइन पीछे लेकर चलूं। प्रिया बोली, हाँ तो अब शादी हो गई है ना, अब लाइन लेकर क्या करेगी, वीर सारी लाइन कट कर देगा। सिम्मी बोली, ऐसा कुछ नहीं है, वीर अलग है मैं अलग, हम दोनों एक दूसरे की पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर नहीं करते, वैसे भी हम सिर्फ 6 महीने के लिए साथ हैं, उसके बाद दोनों अपने अपने रास्ते। प्रिया हैरान होकर बोली, सच में तू वीर से अलग होने वाली है? सिम्मी बोली, और नहीं तो क्या, मैं तो पहले ही तलाक लेने वाली थी, वो तो कोर्ट ने 6 महीने से पहले तलाक देने से मना कर दिया, इसलिए साथ रह रहे हैं। प्रिया बोली, और 6 महीने बाद क्या डिवोर्सी का ठप्पा लग जाएगा तुझ पर? सिम्मी गंभीर होकर बोली, ऐसा कुछ नहीं है, हम दोनों ने पहले ही तय कर लिया है, तलाक के बाद वीर अपना काम करेगा और मैं अपनी पढ़ाई पूरी करूंगी, और जब लाइफ में सक्सेस हो जाऊंगी तो डिवोर्सी होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। प्रिया हैरान थी कि सिम्मी अपने भविष्य में ऐसा भी कोई कदम उठाना चाहती है। वो शौक सी सोच में डूबी हुई थी तो सिम्मी बोली, अब तुझे क्या हुआ? प्रिया बोली, यार मुझे ये बात हजम नहीं हो रही, माना कि हम आज की जनरेशन है, लेकिन शादी ब्याह जैसी चीजों को इतना हल्के में नहीं लेना चाहिए। कुछ चीजें लाइफ में एक बार ही ओरिजिनली होती है, दूसरी बार बस कॉपी पेस्ट होती है, चाहे वो रस्में हो या फीलिंग। फिर वीर भी तो ठीक ही है, उसमें ऐसी कोई बुराई नहीं है कि तू उसके साथ नहीं रह सकती, उसके साथ भी तेरी लाइफ अच्छे से कट सकती है। सिम्मी बोली, मैं लाइफ काटना नहीं चाहती, जीना चाहती हूँ। शादी हर लड़की की लाइफ का रोड़ा है, ऐसा रोड़ा जिससे लड़की बार बार टकराकर गिरती है और कभी अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो पाती। इसलिए मैं भी इस मजबूरी की शादी से जल्दी छुटकारा पाना चाहती हूँ। प्रिया सोचने लगी कि एक ये सिम्मी है जो शादी से छुटकारा पाना चाहती है, दूसरी तरफ मैं हूँ जो नील सर से शादी करने के लिए इतनी मेहनत कर रही हूँ। मेरे लिए नील सर ही मेरी लाइफ, मेरा करियर, मेरा सब कुछ है। वो मुझे मिल जाए तो फिर मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है। इसी ख्याल में डूबी वो नील के हसीन सपनों में खो गई। वीर ने अपनी टीम के सभी पुलिसकर्मियों को काम पर लगा रखा था। उनमें से एक ने आरटीओ से बाइक की डिटेल निकाली और वीर को रिपोर्ट देते हुए बोला, सर ये बाइक चोरी की है, इसका नंबर भी नकली है। वीर बोला, सीसीटीवी से कुछ पता चला? हवलदार बोला, सर फुटेज आनी बाकी है। फिर वीर ने काजल से पूछा, कोई और खबर? काजल बोली, नो सर, हमने हर तरफ अपने खबरियों को फैला रखा है, देखते हैं कोई सुराग मिलता है तो। तभी काजल के फोन में किसी का कॉल आने लगा और वो साइड में जाकर बात करने लगी। कॉल काटने के बाद वो वीर से बोली, सर खबरी का कहना है कि एक गैंग है जो दूसरे स्टेट से बच्चे चुराकर उन्हें भीख मांगने, चोरी करवाने जैसे काम करवाता है। बीते कुछ महीनों में वहां कई बच्चे अगवा करके लाए गए हैं। वो गैंग दिल्ली से बाहर है, इसलिए उन्हें ट्रेस करना थोड़ा मुश्किल होगा। वीर बोला, स्टेट पुलिस को इन्फॉर्म करो और उनसे इंफॉर्मेशन निकालने के लिए कहो। काजल ने ओके सर कहा और अपने काम में लग गई।
तब तक वीर अपने खबरी नेटवर्क से इस बारे में बात करने लगा। घड़ी में 2 बजने को आए तो काजल वीर के केबिन का दरवाजा नॉक करने लगी। वीर ने कॉल पर बात करते हुए काजल की ओर देखा तो काजल वीर को टिफिन दिखाने लगी। वीर ने खबरी से बाद में बात करने के लिए कहा और फोन रख दिया। काजल वीर के केबिन में आते हुए बोली, 2 बज गए हैं, भूख नहीं लगी अभी, चलो साथ में लंच करते हैं। वीर काजल को देखे जा रहा था तो काजल बोली, क्या देख रहे हो, टिफिन निकालो। लाए नहीं क्या? वीर बोला, नहीं लाया हूं। ये कहकर वो अपना टिफिन निकालने लगा। वो अपना टिफिन खोल रहा था तो काजल बोली, तुम सोचते होंगे कि मैं कितनी बेशर्म हूं, तुम्हारे मना करने के बाद भी तुम्हारे आगे पीछे घूमती हूं। वीर बोला, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। काजल बोली, सोच भी रहे हो तो क्या कर सकती हूं। हमारे बीच और कोई रिश्ता हो ना हो, दोस्ती का तो हो सकता है ना, बस इसीलिए तुम्हारे साथ टिफिन शेयर करने आ गई। वैसे तुम्हें बुरा तो नहीं लगा ना? वीर बोला, नहीं नहीं, बुरा क्यों लगेगा, मैं बस ये सोच रहा हूं कि पुलिस स्टेशन में और भी लोग हैं। अगर मैं सिर्फ तुम्हें अटेंशन दूंगा तो बाकी लोग बातें बनाएंगे, इसलिए हमें सबके साथ मिलकर लंच करना चाहिए। काजल व्हाट कहने लगी तो वीर ने टेबल पर रखी बेल बजाई। तभी एक हवलदार अंदर आया तो वीर बोला, चलो भाई लंच का टाइम हो गया है, आज सब साथ में लंच करते हैं, काजल जी की इच्छा है, आ जाओ सब के सब। हवलदार खुश होते हुए बोला, जी सर अभी आते हैं। ये कहकर वो बाहर गया और सबको बुला लाया। फिर कई पुलिसकर्मी अपने अपने टिफिन लेकर वीर के केबिन में आ गए और 2-4 टेबल लगाकर साथ में लंच करने लगे। आज सबको साथ लंच करने में बड़ा आनंद आया, सिवाय काजल के। उसने सोचा था कि वो वीर के साथ अकेले में कुछ पल बिताएगी, लेकिन वीर ने उसकी आकांक्षाओं पर पानी फेर दिया। काजल बेचारी उतरी हुई शक्ल लिए चुपचाप अपना टिफिन खत्म करने लगी। वहीं सिम्मी और प्रिया कॉलेज में घूम रही थी तो प्रिया ने देखा कि नोटिस बोर्ड पर एक पेपर चिपका हुआ था। उसमें स्टेट लेवल की गायन प्रतियोगिता के बारे में लिखा हुआ था। प्रिया उसे गौर से देख रही थी तो सिम्मी पूछने लगी, क्या देख रही है? प्रिया बोली, सिंगिंग कंपटीशन होने वाला है स्टेट लेवल पर। सिम्मी पूछने लगी, तो तुझे पार्टिसिपेट करना है? प्रिया बोली, कर लूंगी, पार्टिसिपेट करने में क्या जा रहा है। सिम्मी बोली, और सीखेगी कहाँ, प्रैक्टिस कहाँ करेगी, कहीं लास्ट टाइम की तरफ स्टेज पर ब्लैंक हो गई तो। प्रिया बोली, अरे नील सर से कोचिंग ली है मैंने, छुट्टियों में उनकी म्यूजिक क्लास जाया करती थी। सिम्मी बोली, अच्छा, बताया भी नहीं, चल देख ले, पार्टिसिपेट करना है तो नाम लिखवा ले। वो दोनों कंप्यूटर रूम में जाने लगे तो वहां उन्हें नील दिख गया। नील को देखकर प्रिया बोली, अरे सर आप यहाँ। नील बोला, तो और कहाँ होना चाहिए था। प्रिया खिसियाते हुए बोली, नहीं मेरा वो मतलब नहीं था, आप बहुत दिन से कॉलेज नहीं आ रहे थे तो आज आपको देखकर सरप्राइज हो गई। नील बोला, वैसे तुम दोनों लेक्चर छोड़कर यहाँ क्या कर रही हो? सिम्मी बोली, सर प्रिया को सिंगिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना है। नील बोला, ठीक है, मैम के पास नाम लिखवा लो। ये कहकर नील बाहर चला गया। उसके जाने के बाद प्रिया अपना नाम लिखवाने लगी। नाम लिखवाकर प्रिया बोली, मुझे नील सर से बात करनी है, अगर वो थोड़ा ट्रेन कर देते तो बेटर होता। सिम्मी बोली, लेकिन तू तो कह रही थी कि तूने उनसे सिंगिंग सीखी है, दोबारा सीखेगी अब? प्रिया बोली, अगर वो तो बेसिक ट्रेनिंग ली थी, कंपटीशन के लिए अच्छा सिंगर होना जरूरी है ना। सिम्मी उसे छेड़ते हुए बोली, कहीं ऐसा तो नहीं कि तेरा अब भी नील सर पर क्रश है और तू ये सब उनके करीब जाने के लिए कर रही है? प्रिया अनजान बनते हुए बोली, कहाँ, कुछ भी ऐसा कुछ नहीं है। हाँ वो मुझे अच्छे लगते हैं, लेकिन ये सब मैं उनके लिए नहीं कर रही, खुद के लिए कर रही हूँ। मुझे भी सिंगिंग में अपना करियर बनाना है। सिम्मी बोली, ऐसा है तो अलग बात है, लेकिन कहीं अगर तू नील सर के लिए ये सब कर रही है तो सोच समझ कर करना, कहीं ऐसा ना हो कि तेरा दिल टूट जाए। मत भूलना कि नील सर की राधा से सगाई हुई थी। प्रिया चिढ़ते हुए बोली, और वो सगाई राधा ने तोड़ दी थी। सिम्मी बोली, एग्जैक्टली, वो सगाई राधा ने तोड़ी थी, नील सर ने नहीं। इसलिए आगे बढ़ने से पहले पता कर लेना कि सर के मन में क्या है। सिम्मी ने अपनी बात कह तो दी, लेकिन वो सुनकर प्रिया के चेहरे का रंग उड़ गया। वो सोचने लगी कि कहीं सच में नील सर अब भी राधा को पसंद करते होंगे तो, कहीं उन्होंने राधा से ही शादी कर ली तो फिर मेरा क्या होगा, मैं क्या करूंगी, मेरी इतनी मेहनत पर पानी फिर जाएगा। वो सोचने लगी कि मुझे कैसे भी नील सर को अपना बनाना है, फिर चाहे उसके लिए मुझे कोई भी तिकड़म लगानी पड़े। कहानी का एपिसोड कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक आप अपना ख्याल रखें और स्वस्थ रहें।